चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन सा? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ठीक है, तो आपका अगर हाफ ईयरली है नियर फ्यूचर में, तो आप एक तरीके से यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी है और आंसर के साथ मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करा है, और मेरा फोकस रहेगा ज्यादातर कॉन्सेप्ट को बताने में रादर देन आंसर, क्योंकि आंसर बताने पे मान लो कि मैंने 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे बता दिए, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ज्यादा, या फिर फोकस जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि आखिरकार कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पर ध्यान जरूर हम लोग देकर चलेंगे। अगर देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स है, लॉ ऑफ डिमांड और उसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, और यूटिलिटी, और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये है कुछ। तो आज हम लोग दो है वो किस पर फोकस करेंगे? डिमांड के कॉन्सेप्ट पर, डिमांड वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर फोकस करके चलेंगे। उसके कुछ एमसीक्यूज, कुछ 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और लगभग समय ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप में है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको पता भी चल पाएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई करने हैं आपको क्वेश्चंस में। हमें अधिकतर समय कॉन्सेप्ट तो पता होता है, लेकिन हम एक तरीके से उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं। तो हमें जो जनरली फोकस करना है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इकोनॉमिक्स में खास कर, तो आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं, और उसके आधार पर आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर को कर सकते हैं। चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं भाई, है कि नहीं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, देखिए आपको आंसर पर फोकस नहीं करना, आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द फिगर गिवन बिलो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि एक है गुड हमारा एक्स और दूसरा है हमारा गुड जेड। ठीक है, मतलब दो गुड्स के बारे में बात किया गया, एक है गुड एक्स और एक गुड जेड, और बोला गया है कि रिलेशन बताइए इन दोनों के बीच में कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स एंड द प्राइस ऑफ द जेड, व्हाट टाइप ऑफ द गुड एक्स और जेड, कि गुड एक्स और जेड क्या क्या है, कौन सा। तो जनरली दो ही तरीके का, अगर कभी भी दो गुड्स के बारे में बात हो तो आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है जनरली, और एक होता है सप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ठीक है, क्या होता है सप्लीमेंट्री गुड्स। हाँ, यही तो दिक्कत है, एक है कौन कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा कौन है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ना कि हमारा सप्लीमेंट गुड्स। तो दूसरा क्या हो गया भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया और एक तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट होता है। अब यहाँ समझो कि क्वेश्चन में क्या बोला। अब क्वेश्चन में देखो हमारा जो कर्व है डिमांड का वो दो क्वांटिटी के बीच में कैसा है डाउनवर्ड है। इसका मतलब एक अगर यहाँ पर होगा, एक मान लेते हैं, अगर मान लो कि ये प्राइस P था, अब प्राइस P1 नीचे आ गया होगा, तो प्राइस नीचे आ गया होगा तो क्वांटिटी हमारा बढ़ा होगा। तो भाई इसका मतलब क्या है कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि प्राइस ऑफ Z अगर एक तरीके से कम हुआ होगा तो दूसरी क्वांटिटी इसका क्या हो रहा है भाई बढ़ रहा है हमारा। तो दोनों क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो कौन सा गुड्स है भाई जिसमें इनवर्स रिलेशन होता है कि जब एक गुड्स जब का प्राइस कम होता है तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो इसमें जो होता है वो हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है जो कॉम्प्लीमेंट करता है साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे हो गया कार और पेट्रोल। ठीक है, कार और पेट्रोल, तो जैसे एक जगह हमने कार यहाँ रख लिया और पेट्रोल हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, ठीक है, पेट्रोल हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, दूसरा होता है एक सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेसिक एग्जांपल क्या देखने को मिलेगा टी और कॉफी। अभी इसको भी समझाऊंगा टी और कॉफी, बस यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर क्वांटिटी एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का प्राइस कम हो रहा है, तो दोनों के बीच में कैसे इनवर्स रिलेशन। तो सोचो अगर कार का प्राइस कम हो रहा है, लोग कार को कम परचेस कर रहे हैं, हाँ पीटूंगा भाई, कार को ज्यादा परचेस करेंगे ना जब किसी भी चीज का प्राइस कम होगा। तो किसी भी चीज का अगर प्राइस कम हो रहा है तो ज्यादा परचेस करेंगे, तो उसके साथ वाला प्रोडक्ट, क्योंकि कार से मतलब कार अगर लिया जा रहा है तो पानी से तो चलाएंगे नहीं, किससे चलाएंगे पेट्रोल से, तो एक तरीके से पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो अगर कभी भी दो गुड्स के बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो वो कौन सा गुड्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखने को मिलता है।
दूसरी तरफ देखो, प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका बढ़ेगा? क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी का। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले में कभी भी होगा वो क्या रहेगा? डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। ठीक है, इसका अगर डायरेक्टली मैं अगर बनाऊं फिगर तो ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पर फिगर ऐसे बनेगा, देख रहे हो? इसका फिगर कैसे बनेगा? इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, ये देख रहे हो? यहाँ पर अगर टी रख दो, प्राइस ऑफ, यहाँ पर प्राइस टी का और इधर क्वांटिटी कॉफी का, तो इस तरीके से प्राइस जो इस तरीके से जो उसका जो डिमांड होगा वो एक तरीके से बढ़ेगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें एक अनरिलेटेड गुड्स होता है, उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स का बता दिया, गिफिन गुड्स। ठीक है, गिफिन गुड्स क्या होते हैं? वैसे इंफीरियर गुड्स होते हैं जो एक तरीके से किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइस के ऊपर, कि जब इसका प्राइस बढ़ता है और उसके हिसाब से अगर क्वांटिटी डिमांडेड पर असर आता है। ठीक है, लेकिन दूसरा था एक इंफीरियर गुड्स। अगर आपको पता होगा इंफीरियर गुड्स किस पर डिपेंड करता है भाई? इंफीरियर गुड्स जो है वो इनकम पर डिपेंड करता है। किस पर? इनकम पर डिपेंड करता है। इनकम जब एक तरीके से बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो एक तरीके से कम होता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा, कि जब प्राइस बढ़ता है वैसे इंफीरियर गुड्स का जब उसका असर जो है वो प्राइस से पड़े, ना कि इनकम से। तो अगर डायरेक्टली इंफीरियर गुड किससे रिलेटेड? इनकम से। और गिफिन गुड किससे रिलेटेड है? प्राइस से। तो प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अगर बढ़ जाए तो दोज इंफीरियर गुड्स आर गिफिन गुड्स। बट वैसे गुड्स या वैसे सस्ते वस्तु या वैसे सस्ता सामान जब इनकम एक तरीके से बढ़े और उसके हिसाब से उसकी गुड्स की डिमांड कम हो जाए, ठीक है, गुड्स का डिमांड डिक्रीज हो जाए, तो हम लोग इसको क्या? तो आप लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं ताकि चीजें जो क्लियर हो पाए। आई होप सो क्लियर होगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, व्हेन द प्राइस इज 5 पर यूनिट। प्राइस कितना है भाई? प्राइस है 5 पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट कितना है? प्राइस 5। फिर बोला गया ए इज डिमांड। ए का डिमांड कितना है भाई? ए का डिमांड है 11 यूनिट का। ठीक है, ए का, क्योंकि प्राइस सबके लिए क्या होता है? सेम होता है। अब ए का डिमांड कितना है? 11 यूनिट। बी ने कितना डिमांड करा? बी ने डिमांड करा 14 यूनिट्स का भाई। ठीक है, और एंड सीज डिमांड इज 8 यूनिट, और सी ने कितना डिमांड करा? सीज का कितना हुआ? 8 यूनिट्स। तो सिंपल सा लॉजिक पूछा है, देन व्हाट इज द मार्केट डिमांड? तो मार्केट डिमांड क्या होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर मार्केट डिमांड को बोला जाए सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। हाँ या ना? ठीक है, मार्केट डिमांड। ठीक है, तो समझने वाली बात है थोड़ी ये वाली। तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 और 4 12, मतलब 22 हो गया टोटल। 22 और 11 33 यूनिट, 33 यूनिट्स। 33 यूनिट्स जो है वो एक तरीके से परचेज किए गए अगर किसी भी प्राइस का या किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका 33 यूनिट्स। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये सिंपल क्वेश्चन था जो कि आपको समझकर चलना था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया यहाँ पर समझो। When an increase in the income, देखो an increase in the income leads to decrease in the demand, कि पहले लिख लो कि जब इनकम में किसी भी बंदे का इनकम जो है वो बढ़ता है, अगर किसी भी बंदे का अगर इनकम बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिमांड एक तरीके से कम हो रहा है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, मतलब डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फॉर द इंस्टेंट नूडल्स, ठीक है, इंस्टेंट नूडल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि नूडल्स का, कि नूडल्स में क्या हो रहा है भाई? जब लोग एक तरीके से उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है तब उसकी डिमांड एक तरीके से क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि अब एक तरीके से अच्छा नूडल्स खाना चाह रहे हैं वो। इसका मतलब वो कौन से गुड्स के बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इंफीरियर गुड्स। अभी मैंने बताया आपको कि इंफीरियर गुड्स जो है, बहुत कंफ्यूजन होता है हमें भाई कि इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में। ठीक है, इंफीरियर गुड्स का मतलब ही होता है सस्ता वस्तु, जो अनब्रांडेड गुड्स है, हम लोग इसको बोल सकते हैं अनब्रांडेड जो गुड्स है। तो अनब्रांडेड गुड्स की डिमांड एक तरीके से क्या होती है कि एक तरीके से कम हो जाती है। कब? जब अब मान लो कि आप एक इंसान हो, ठीक है, इंसानी हो। अब भाई आपका 50,000 रुपये इनकम था, तब मान लो कि आप ना 10 रुपया वाला नूडल्स खा रहे थे।
अब एक तरीके से आपका इनकम 1 लाख रुपया हो गया, 100,000 हो गया, 1 लाख हो गया, तो एक तरीके से आपने क्या करा, अब 25 रुपया जो नूडल्स है, जो अच्छा वाला नूडल्स है वो खा रहे हो, इसका मतलब ये वाला नूडल्स का डिमांड कम हो जाएगा। तो याद रखना, जो इंफीरियर गुड्स है डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टली इट डिपेंड्स ऑन हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम, ठीक है। और जो हमारा गिफिन गुड्स था, जो सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा दिया गया था, याद रखना गिफिन गुड्स जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, गिफिन गुड्स डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा प्राइस से, कि अगर प्राइस बढ़ने पर किसी भी इंफीरियर गुड्स की डिमांड भी अगर बढ़ जाए, अगर वैसे अनब्रांडेड गुड्स या वैसे सस्ती सामान या वैसे सस्ते गुड्स जो हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ने पर उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाए, तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गिफिन गुड्स बोलते हैं। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर क्या बोला है, विच फैक्टर कॉजेज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी टू डिक्रीज, कौन सा जो फैक्टर है, विच जो फैक्टर कॉजेज डिमांड फॉर द कमोडिटी टू डिक्रीज, जिसमें डिमांड ऑफ कमोडिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जहां पर भाई डिमांड एक तरीके से क्या हो रहा है, डिमांड कम हो जाएगा। कब हो जाएगा भाई, कब होगा, देखते हैं। पहला बोला इंक्रीज इन द इनकम, अगर आपका जनरल तौर पर अगर आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड एक तरीके से क्या होगा, डिमांड आपका कम नहीं होगा, ज्यादातर में क्या होगा, डिमांड आपका बढ़ेगा। अगर वो कौन सा गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है, क्या है, नॉर्मल गुड्स है, ये क्या होता है, नॉर्मल गुड्स, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम, जनरल तौर पर हम नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करते हैं जब तक हमें इंफीरियर गुड्स के बारे में दिया नहीं है, ठीक है। फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे के बदले एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, गुड्स कैन बी रिप्लेस्ड, गुड्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है, दैट कैन बी क्या किया जा सकता है, दैट कैन बी रिप्लेस्ड, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। जैसे कि मान लो एक तरफ टी है, एक तरफ कॉफी है, ठीक है, तो ये क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो अगर मान लो कि विच फैक्टर कॉजेज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी टू डिक्रीज, जहां पर कमोडिटी ऑफ द डिमांडेड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर एक तरीके से मान लो इसका प्राइस में फॉल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इसका प्राइस में फॉल हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड इसका बढ़ गया, लेकिन इसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, कम हो गया। लोग अब ज्यादा कॉफी एक तरीके से पीने लगेंगे, तो वही बोला गया फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या होगा, डिमांड फॉर द कमोडिटीज टू डिक्रीज, जो दूसरे गुड्स का डिमांड होगा वो एक तरीके से डिक्रीज कर देगा। अगर इसका प्राइस कम हुआ तो इसका डिमांड, तो यही है और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जो देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, क्या बोला गया, सिंपल सी, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो गया, प्राइस ऑफ पेट्रोल जो होगा वो एक तरीके से बढ़ रहा है, तो हमारा द डिमांड फॉर द कार्स, जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार, जो कार का डिमांड होगा वो हमारा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कार का क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, क्यों भाई, क्योंकि दोनों कौन सा गुड्स है, दोनों है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों कौन सा गुड्स है, आप याद रखना, दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करते हैं तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, कि एक का प्राइस बढ़ेगा भाई तो क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगा तो लोग कम एक तरीके से कार को खरीदना शुरू कर देंगे, लगेगा यार बहुत ज्यादा प्राइस है, ठीक है, जो कि समझ के चलना है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था जो कि आपको समझ के चलना है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्स एंटे डिमांड, अब दो तरीके का डिमांड होता है, वैसे बहुत सारे के तरीके का डिमांड होते हैं भाई, लेकिन दो तरीके का डिमांड होता है, एक होता है एक्स एंटे डिमांड, एक होता है एक्स एंटे डिमांड और एक होता है एक्स पोस्ट डिमांड। एक एक्स एंटे डिमांड होता है और दूसरा होता है एक्स पोस्ट डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट डिमांड,
ठीक है। अगली बार मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो इसमें आंसर नहीं होंगे, ठीक है, खास करके एमसीक्यूज में। लॉन्ग आंसर में तो आंसर में लिख के ला दूंगा ताकि वो आपको पता चल पाए, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने से भी देख पाए। अब एक्स एंटे, एंटे का मतलब हो गया डिमांड करने से पहले। होता है ना कि लोग सोचते हैं, मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जो कंज्यूमर हैं, वो एक तरीके से बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भाई ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। मान लो उसने सोचा कि हम 50 प्रोडक्ट है वो आने वाले समय में खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? 50 प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्लियर? अब अगर जो सोचा है उन्होंने, मतलब वो इंटेंशन दिखाया है ना, क्या दिखाया? इंटेंशन दिखाया है कि भाई हम लोग 50 प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये इंटेंशन दिखा है। तो इसका मतलब एक्स एंटे का मतलब ही सबसे पहले समझ लो, एक्स एंटे का मतलब ही समझ लो इंटेंडेड डिमांड, मतलब कि जो इंटेंशन दिखा रहे हैं कि इतना हम खरीदेंगे, लेकिन व्हाट एक्चुअली बाइस। अब खरीदा, मान लो कि 100 प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, 100 प्रोडक्ट खरीदा, या फिर मान लो 40 प्रोडक्ट ही खरीदा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्चुअल डिमांड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअल डिमांड। तो एक्स एंटे को हम लोग बोलते हैं इंटेंडेड डिमांड, और एक्चुअल डिमांड जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं? एक्स पोस्ट डिमांड को, ठीक है। ये एक सिंपल सा लॉजिक था जो कि आपको समझकर चलना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये देख के जरूर चलिएगा। आगे आते हैं 7th क्वेश्चन पर। द डिमांड ऑफ द कमोडिटी रेफर्स टू। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड अगर किसी भी कमोडिटी क्या रेफर करता है? सिंपल सी बात है, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस। क्या? कोई भी क्वांटिटी कि जो भी जिस भी प्राइस पर, याद रखना, कोई भी बंदा, डिमांड का मतलब ही क्या होता है कि जो भी बंदा जिस भी प्राइस पर जितना भी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, जितना या फिर क्वांटिटी परचेज करना चाह रहा है, क्या परचेज करना चाह रहा है, द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एट अ लोवेस्ट प्राइस कभी नहीं होगा, मतलब जिस भी प्राइस पर, जितना भी प्राइस है P1, P2, P3, जिस भी प्राइस पर जितना भी क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। लेकिन इसके साथ साथ जितना भी खरीदना चाह रहा है जिस भी पर्टिकुलर, और साथ ही साथ अगर परचेजिंग पावर हो, उसके पास क्या है? परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, कि क्वांटिटी डिमांडेड, कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? 7th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मैं देखो पूरा क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा ताकि आप एक तरीके से रूपरेखा समझ पाएं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आईएससी बोर्ड के लिए सेपरेट है भाई, मैं ऐसा नहीं कि सीबीएसई के साथ अटैच करके आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अलग क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप समझो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया व्हाट डू मीन बाय द एक्स एंटे डिमांड एंड एक्स पोस्ट डिमांड। अभी मैंने बताया जो लोग सोच रहे हैं खरीदने के लिए उसको एक्स एंटे, जो लोगों ने खरीद लिया एक्चुअल में उसको एक्स पोस्ट। या फिर दूसरे तरीका, हाउ एक्स एंटे डिमांड डिफरेंट फ्रॉम एक्स पोस्ट डिमांड, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में हमें एक तरीके से डिफरेंस बताना है। अब क्वेश्चन कितना है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब जब 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास तो सिंपल सी बात है भाई, हम एक्स एंटे डिमांड का डेफिनेशन लिख लेंगे और एक्स पोस्ट डिमांड का डेफिनेशन लिख लेंगे। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर वांट और विलिंग, देख रहे हो, जो कंज्यूमर वांट कर रहे हैं और विलिंग टू बाय, जितना खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर व्हाट एक्चुअली परचेज, कंज्यूमर व्हाट एक्चुअली परचेज इज नोन एज एक्स पोस्ट डिमांड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है कि नहीं? आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये समझ रहे हो, व्हाट एक्चुअली परचेज्ड इज एक्स पोस्ट बाद में, ठीक है, पोस्ट। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व। अब आप शेप जानते हैं कि शेप ऑफ द डिमांड कर्व कैसा होता है भाई? डाउनवर्ड होता है। हमेशा याद रखना, शेप ऑफ डिमांड कर्व या डिमांड का कर्व क्या होता है भाई? डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब जब डाउनवर्ड स्लोप होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड कर्व होता है। अब एक तो क्वेश्चन ये पूछा व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व, दूसरा घुमा के क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट डज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इफेक्ट, कम होगा, सिंपल सी बात है। शोज इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसको बताइए
डायग्राम के हेल्प पर। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी चीज का क्वांटिटी का डिमांड अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस चीज की क्वांटिटी की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो मतलब कभी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कमोडिटी का जो क्वांटिटी है वो एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगा। किसके अनुसार? एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। किसके आधार पर भाई? डिमांड के आधार पर। देख रहे हो? तो यहाँ पर बोला गया कीपिंग ऑल फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, उसके अलावा सिर्फ प्राइस के अलावा और कोई भी चीज नहीं बढ़ घट रहा है। यहाँ देखो बोला है एन इंक्रीज इन द प्राइस, इसके अलावा और सारे फैक्टर्स के बारे में बात ही नहीं हुआ है। तो हमें एक्चुअल में सिर्फ डिमांड कर्व को एक तरीके से डायग्राम के फॉर्म में दिखा देना है और स्लोप डाउनवर्ड करके डाउनवर्ड डिमांड कर्व बता देना है कि दोनों के बीच में जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन रहता है? इनवर्स रिलेशन रहता है। क्या रहता है भाई? इनवर्स रिलेशन रहता है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज विद द राइज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। एंड डिमांड कर्व जो स्लोप होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। इनवर्स कभी भी होता है तो उसका स्लोप डिमांड का कर्व कैसा होगा भाई? नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव स्लोप मतलब दोनों का उल्टा है, एक बढ़ रहा है तो घट रहा है। अगर दोनों बढ़ रहा होता, दोनों घट रहा होता तो पॉजिटिव। एक बढ़ना एक घटना मतलब नेगेटिव स्लोप निकल के आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप। यही अभी सप्लाई में पढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है थोड़ा सा। आगे देखो थोड़ा सा, व्हाट इज कंपोजिट डिमांड? कंपोजिट डिमांड क्या होता है, ठीक है। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी दैट हैव मल्टीपल यूजेस, वैसे कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होता है, जिनके वजह से स्टील, वुड, मिल्क, ये सब का अगर डिमांड हो रहा है या तो हम लोग क्या बोलेंगे? बिकॉज वाइल डिमांडिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट वन ऑफ फर्स्ट एक्सेस द यूज एंड पुट इट एंड डिटरमाइंस द डिमांड। इसका मतलब जैसे मान लो कि मिल्क का डिमांड बढ़ रहा है तो मिल्क से बनने वाले, जैसे मान लो कि कर्ड बन रहा है, घी बन रहा है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें बन रही, खीर बन रहा है, सेवई बन रहा है कि नहीं। अब ये सब सारी चीज ज्यादा कंज्यूम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से मिल्क का डिमांड बढ़ गया। मतलब बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ने की वजह से एक चीज का डिमांड बढ़ना, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे स्टील से बनने वाली बर्तनों या फिर स्टील से जितनी भी बनने वाली चीजें उनकी डिमांड में बढ़ोतरी हो गई जिसकी वजह से डिमांड स्टील की बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि वो कंपोजिट डिमांड है। तो ये याद करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लो आगे देखा जाए, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व, वही क्वेश्चन आ गया। तो शेप ऑफ डिमांड कर्व मैंने बता रखा है उसको डिमांड कर्व की तरह, तो सेम क्वेश्चन वही वैसा ही करना है। 3 से 4 तो लंबे वाले क्वेश्चन कैसे लिखने हैं वो देख लीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन क्या है वो देखना, फिर आंसर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द कमोडिटीज अदर देन द प्राइस। क्या बोला गया? अदर देन द प्राइस, प्राइस के अलावा 2 ऐसे फैक्टर बताइए जो कि डिमांड को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से डिमांड उछल सकती है या कम हो सकती है। तो पहला क्या बोला गया? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सिंपल सी बात है ना, कि इनकम के बढ़ने की वजह से, इनकम के बढ़ने की वजह से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इनकम के बढ़ने की वजह से इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाता है, और इनकम के बढ़ने की वजह से इनएक्सपेंसिव जो गुड्स है या नेसेसरी गुड्स, सॉल्ट वगैरह, उसका डिमांड क्या होता है? कांस्टेंट ही रहता है, उसका डिमांड नहीं बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ डिमांड में चेंज हो रहा है कि नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? प्राइस नहीं, प्राइस के अलावा पूछा है, तो प्राइस के अलावा इनकम, तो इनकम के बारे में थोड़ा सा आप एक तरीके से डिटेल में बता दीजिए। फिर बोला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सिर्फ प्राइस नहीं बोला, प्राइस ऑफ द गुड्स नहीं बोला, कि जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अगर कोई चेंजेस आता है तो एक तरीके से वहां भी डिमांड का चेंज होता है। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी और कॉफी, और कार और पेट्रोल बोला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विथ अ राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी कंसर्न इंक्रीजेस। देख रहे हो क्या है बोला? इफ द राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड फॉर द कमोडिटी कंसर्न इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या बोला गया सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कि अगर किसी का प्राइस राइज हो रहा है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर टी के प्राइस में राइज हो रहा है, ठीक है, तो कॉफी के क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर अगर बोला जाएगा इफ अ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि कार और पेट्रोल, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बोला गया, विद राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर इसका राइज इन द प्राइस हो गया, ठीक है, तो अदर कमोडिटीज क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, मतलब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव है। तो सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन है और इसमें नेगेटिव रिलेशन है, तो ये देख सकते हो। डिस्कस हाउ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अब जैसे कि मैंने बताया भाई, तो दोनों का रिलेशन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इसका जरूर देखो, इसका डायग्राम ऐसे बनाना, कैसे बनाओगे भाई, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स का आ गया तो कैसे, एक तरफ प्राइस ऑफ इधर रख देना, प्राइस ऑफ टी, और इधर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी। तो यहाँ सिंपल सी बात है, ऐसा लिखना कि प्राइस पहले इतना था, क्वांटिटी डिमांडेड इतना था, ठीक है। अब जैसे ही इसका प्राइस बढ़ा, किसका, टी का प्राइस इसका बढ़ा, तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका बढ़ गया, कॉफी का भी बढ़ गया। प्राइस इसका बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब इसका जो देखो डिमांड का कर्व किधर गया, अपवर्ड, देख रहे हो, यहाँ अपवर्ड लिख सकते हो। तो ये क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो ये स्क्रीनशॉट अभी साथ में ले लेना, 1 मिनट। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सिंपल सा लॉजिक याद करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी दो गुड्स, इधर मान लो कि कार है और इधर है पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल इधर क्वांटिटी है और इधर हमारा क्या है, प्राइस है। तो पहले मान लो कि इतने प्राइस पे इतना पेट्रोल बिक रहा था, अब जैसे ही प्राइस इसका बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लोग कम एक तरीके से खरीदेंगे क्या, तो इसका डिमांड कर्व क्या होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड है, या डाउनवर्ड बोल लो, नेगेटिवली होगा, नेगेटिवली स्लोप, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। क्या बोलेंगे भाई, डाउनवर्ड स्लोप बोलकर चलेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ बोला कंप्लीट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ अ कमोडिटीज, आपको शेड्यूल बताने हैं भाई यहाँ पर पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर कंप्लीट द शेड्यूल ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू निकालना। आप सोचो, क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल ए के द्वारा, बी के द्वारा, ये मार्केट डिमांड हो गया सी के द्वारा। अब मान लो कि दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करके लिख दोगे तो यहाँ आ जाएगा मार्केट डिमांड। अगर एक का दिया हुआ है और मार्केट डिमांड दिया हुआ है, तो मार्केट डिमांड में इसको माइनस करोगे तो यहाँ, मतलब 105 माइनस 45 करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का पूछा है भाई, तो इसको इससे माइनस कर दो तो 85 माइनस 45, फिर इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ लिख दो। 2 मिनट का खेल है। अब देखो, सोचो 3-4 नंबर ऐसे मिलेगा तुम्हें, हमें कंफ्यूजन होता है, फिर वहां पर दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना कट गया, 85 को माइनस कर दिए 45 से, तो यहाँ पर हम लोग आ गया 40। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखो 60 आया, 105 को माइनस करेंगे 45 से, तो कितना आ गया 60। तो ये सब सारे इस तरीके से मार्केट डिमांड आप निकाल सकते हैं। अगर कर्व भी बनाने बोलेगा तो मार्केट डिमांड इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है, जो समझ के चलना है, ठीक है। तो कैसा लगा पार्ट 1 ये बताइएगा, फिर अभी नेक्स्ट इसका पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में हम लोग इसको पूरा खत्म करेंगे सारे क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद।